उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण सजने लगा है। तमाम सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना और ऐसे में उपचुनाव की तैयारी को लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस और एसपी दोनों ने गठबंधन जारी रखने का दावा किया है। बीएसपी ने भी ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकेगी। वहीं बीजेपी के उपचुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्माती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रण सजने लगा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां पहले ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं, वहीं बीएसपी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। इन सब के बीच अब बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाती दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में यूपी उपचुनावों को लेकर रणनीति बनने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकती है। बीजेपी सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन 10 विधानसभा सीटों में महज 3 सीटों पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं एक सीट गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोकदल की है। बाकी बची 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी अपने पाले की सीटों पर फिर से कब्जा कर एनडीए कोटे की सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से मोमेंटम बीजेपी खोती दिखी थी, सीएम योगी और उनकी टीम उसे वापस लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी सोच समझकर किए जाने की बात कही जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव विपक्ष के बनाए गए जातीय समीकरण को तोड़ते हुए बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 2014 के 47 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा की जीत ने यूपी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा बूस्ट दिया है। पार्टी अब हरियाणा वाली राजनीति को प्रदेश के चुनावी मैदान में आजमाती दिख रही है। पार्टी के सीनियर नेता उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं, वहीं जमीन पर लगातार काम चल रहा है। पार्टी कैडर को मनाने में जुटी है, लोगों के बीच जा रही है। ऐसे में उम्मीद फिर से पकड़ बनाने की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उपचुनावों में अपना दम दिखाएंगे, लेकिन अखिलेश ने 10 में से 6 सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अब 4 सीट पर बार्गेनिंग करने का ऑप्शन बचा है। विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी आपकी? सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे? बची हुई सीटों में बातचीत कर करके विचार करेंगे। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अखिलेश ने 10 में से 6 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मजवा से ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा को चुनावी दंगल में उतारा गया है। जिसके बाद कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि एसपी कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, तय करके आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव? राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेला चलो वाली नीति अपनाएंगी। मायावती ने सीधे तौर पर अब चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोकदल जैसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया था। पार्टी को क्षेत्रीय दल से गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे में पार्टी अब जनता के बीच अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है। बीजेपी हर सीट से 4-4 उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर आलाकमान को भेज चुकी है। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य,
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम सीनियर नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव वाली 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। का आरोप है कि इस दौरान महाराजगंज कस्बे में दूसरे समुदाय की ओर से पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें मूर्ति विसर्जन में शामिल एक शख्स गोली लगने से उसकी मौत हुई है, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया है। शव को मौके पर रखकर लोगों ने हंगामा किया है। फिलहाल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ऋषभ, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? कौन कौन से अफसर पहुंच गए हैं और क्या हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आ गए हैं? अनुपम, देखिए अभी इस वक्त डीआईजी रेंज जो है देवी पाटन के अमृत प्रसाद वो मौके पर हैं, कप्तान वहां पर मौके पर हैं, एडिशनल एसपी हैं, जोन के कई अफसर मौके पर हैं, गोरखपुर के जो एडीजी जोन है केएस प्रताप कुमार वो भी किसी पल यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये लखनऊ बहराइच का हाईवे है, ये लखनऊ से जाने वाला रास्ता है जो आगे विसर्जन के लिए जानी थी। ये मूर्तियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम लग गया है, क्योंकि ये ऐलान कर दिया गया है कि अब मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा, लिहाजा अब हाईवे पर जाम लग गया है। लखनऊ से आने वाला जो रास्ता है वो पट्टी पूरी तरह से जाम है, यहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो जिनको आगे जाना भी है वो रॉन्ग साइड से आगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लोग बता रहे हैं कि आगे भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो अनुपम, अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं किस तरह आगे तक यहाँ पर जाम लगा हुआ है और यहाँ पर जो युवा हैं जी बिल्कुल ऋषभ, ये हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत दूर तक यहाँ पर लाइन कतार दिख रही है उन लोगों की जो कि मूर्ति विसर्जन के लिए निकले। अब आगे क्या होगा? प्रशासन किस रणनीति पर आगे बढ़ने पर काम कर रहा है? और एक बहुत बड़ा फेलियर है, एक जगह विवाद को नहीं रोक पाए और दूसरे इसकी वजह से बहुत सारे लोग अब परेशान हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशासनिक विफलता तो इसको कहा ही जाएगा। जैसा बताया जा रहा है महाराजगंज कस्बे के बारे में कि वहां पर 90 से 95% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं और वही रास्ता था जहां से इन मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाना था। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को वहां पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात करनी चाहिए थी, ताकि मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से वहां पर माहौल ना बिगड़े। लेकिन वो एहतियात नहीं बरते गए, पर्याप्त तैनाती नहीं थी, लिहाजा दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, जिसके बाद नारेबाजी होती है, मारपीट होती, हिंसा होती, फायरिंग होती है। एक युवक की मौत हो चुकी है, एक अन्य भी बता रहे हैं उसको भी गोली लगी है, 5 ऐसे हैं जिनको भी मारपीट में गहरे जख्म लगे हुए हैं। तो अब वहां पर पीएसी तैनात हो गई है, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष था, जहां पर लोग घायल हुए, जहां मौत हुई है, उस पक्ष ने भी वहां पर आगजनी की है, पथराव किया है, तो उसके ऊपर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया है। क्या लखनऊ से भी कुछ अफसर बहराइच के लिए निकलेंगे? क्या सरकार ने इस पूरे मामले को अब तक संज्ञान में लिया है? बिल्कुल, सरकार ने संज्ञान में लिया हुआ है। खुद जो डीजीपी प्रशांत कुमार हैं वो लगातार नजर बनाए हुए। मेरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी बात हुई अमिताभ से, उन्होंने बताया है कि पर्याप्त मात्रा में वहां पर पुलिस और पीएससी को तैनात कर दिया गया है, किसी भी सूरत में वहां पर माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सीनियर अफसरों का यही कहना है कि हम लोगों ने हालात को यहाँ पर नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन मैं हाईवे पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋषभ, इन लोगों से पूछिए, इनसे बात कीजिए, क्या प्रशासन की ओर से कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी इन्हें दी गई है? कुछ बताया गया है कि कब तक ये आगे मूर्ति ले जा सकेंगे विसर्जन के लिए? आप लोग कब यहां से मूर्ति आगे ले जाएंगे, क्या तय किया आप लोगों ने? तय किया है कि जब फैसला हो जाएगा तब ले जाएंगे। तो अभी आप लोग क्या मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं ले जाएंगे? तो यहाँ तो तमाम किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा, लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह हो जाएगी, कल शाम हो जाएगा, विसर्जन नहीं करेंगे। जब तक कोई फैसला नहीं मिलेगा तब तक विसर्जन होगा। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने गोली चला दिया, फायरिंग कर दिया। एक बताओ, एक लोग को 14 गोली लगी है
और जिस परिवार का वो व्यक्त है उसके परिवार पर क्या बीत रही है, उसके बच्चे पर क्या बीत रही है, उसकी पत्नी पर क्या बीत रही है, उसकी माँ पर क्या बीत रही है, इसका दुख दर्द किसको होगा? तो इसका फैसला होना चाहिए, तब ये मूर्ति विसर्जन होगा, वरना मूर्ति ये चाहिए एक हफ्ते पे ट्राली खड़ी रहेगी। तो एक तरफ से एहतियातन प्रशासन की ओर से रोकी गई हैं तमाम मूर्तियां विसर्जन से, और दूसरी तरफ लोगों का भी कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती, वो मूर्ति विसर्जित नहीं करेंगे। और न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है, किसी भी तरह की अफवाहों के चक्कर में आप मत फंसिए, शांति बनाए रखने की लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं। वाकई इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, जो लोग माइनॉरिटी को धमकाते हैं, लिंचिंग करते हैं, पीएम उनका समर्थन करते हैं, वे देश की बात नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि लगातार हार की हताशा और निराशा में खड़गे वैचारिक दिवालियापन के शिकार होते जा रहे हैं। अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है, और ऊपर से ये बात भी उन्हें ही कहते हैं। लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। हिंदू मुस्लिम सियासत के बीच उत्तराखंड में बाहरी और भीतरी मुसलमान के बीजेपी के नए कार्ड ने कांग्रेस को सियासी भंवर में ला खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस बीजेपी के इस बयान का समर्थन करेगी, और अगर नहीं तो फिर उसकी अपनी लाइन क्या होगी? इस पर कांग्रेस का स्टैंड अभी भी साफ नहीं है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद के बाद थूक जिहाद को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी का कहना है कि ये उत्तराखंड के नहीं, बाहर से आकर रहे मुसलमानों का काम है। बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान के नारा देकर नई बहस शुरू कर दी है। इस पर यह कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोहर लगा दी कि देवभूमि को कलंकित करने वाले ऐसे लोगों को वे मिटाकर ही दम लेंगे। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान का नारा देकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। इससे जहां उसने उत्तराखंड के परंपरागत वोटर्स को साधने का काम किया है, वहीं बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया है। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं, ये थूक याद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी, और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं। जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है
हम उसको भी दे रहे हैं। कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी? ये तो एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, इस एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। बीजेपी ने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि उसे उत्तराखंड में पीढ़ियों से रहते आए मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके इस बयान ने कांग्रेस की दिक्कत जरूर बढ़ा दी है। बीजेपी की इस नई गुगली का उसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब मुसलमानों को भी आपस में लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो विभाजन करना है, किसी ना किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करना है, किसी ना किसी तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना है। अब इनको लगता है कि उत्तराखंड में तो भाई 12 से लेकर के और 15-16% मुस्लिम भी है, तो अब बाहर का मुसलमान और अंदर का मुसलमान। उत्तराखंड की 1.25 करोड़ आबादी में 16% स्टेक होल्डर मुस्लिम आबादी भी है, लिहाजा कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक की स्थिति में हैं। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद के बीच उसकी इसी निर्णायक मौजूदगी को देखते हुए बीजेपी ने उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुसलमान का बयान देकर एक तरह से अपना सियासी स्टैंड साफ कर दिया है। बारी अब कांग्रेस की है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर लगातार सियासत जारी है। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ शिवसेना और कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया। शूटर शिवा गौतम बहराइच का रहने वाला है, वहीं शूटर धर्मराज कश्यप भी बहराइच का ही रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। उनके घर पर पुलिस का पहरा और कड़ा कर दिया गया। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी के साथ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। एक गोली उनके सीने पर लगी, जबकि 2 पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शूटर अभी भी फरार है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया है। हत्याकांड के 2 शूटर यूपी के रहने वाले हैं। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा शूटर गुलमेल हरियाणा का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हत्याकांड में 4 शूटर शामिल थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं कौन है बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में हुआ। पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। बाबा सिद्दीकी को एक्टर सलमान खान का करीबी माना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने ही शाहरुख खान और सलमान खान में दोस्ती करवाई थी। वहीं बाबा सिद्दीकी को संजय दत्त परिवार का करीबी भी माना जाता है। बाबा सिद्दीकी कई बॉलीवुड स्टार्स के करीबी थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर थे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एमएलए हैं। वहीं खुद बाबा सिद्दीकी 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एक पूर्व मंत्री की, पूर्व विधायक की हत्या की जाती है। आज सवाल उठ रहा है कानून और व्यवस्था पे, तो ये बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी है और इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ऐसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही है। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है। अजीत पवार ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोलेंगे ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। इसके पीछे कौन है? रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।